नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर्स बीकॉम के लिए जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, वो स्टैटिस्टिक्स पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पेपर था तो दिसंबर 2025 का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। थियरिकल पोर्शन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन विथ ऑप्शनल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम दो पार्ट में या फिर पूरा एक पार्ट में इसको कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है क्वेश्चन 1B, इसके अंदर हमें यहाँ पे आपको मीन मीडियन फाइंड करना था और ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे थे। तो ऐसे केसेस में जब भी मीडियन फाइंड करना है तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं शुरुआत एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तैयार करके रखा हुआ है। तो इसको हम करेंगे शुरुआत। फर्स्ट पहले इसका मीन कैलकुलेशन करेंगे। मीन कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन के लिए हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल करेंगे हम। तो टोटल हो रहा है 2096 और डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पे 14 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 14। तो हमारे इसका मिल जो मिल जाएगा जो वो जाएगा 149.71। ये आपका हो जाएगा मीन। अच्छा, इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन की फॉर्मूला होती है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन जो बोला गया था, तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 14 ऑब्जर्वेशन है तो 14 + 1 डिवाइड बाई 2 तो ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 7.5 ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन, ये हमारी फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से 7th ऑब्जर्वेशन अगर हम देखेंगे तो 134 आ रहा है। ओके, और 0.5 8th ऑब्जर्वेशन आ रहा है 160 माइनस 134। सो 160 माइनस 134 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 26 आएगा और 26 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 134 प्लस 13, तो कुल मिला के हमारे पास 147, ये हमारा हो जाएगा मीडियन, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। मीन एंड मीडियन दोनों पूछा गया था, दोनों हमने ढूंढ लिया है। अच्छा, और क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में है हमारे पास है ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास था इन द सी पॉइंट में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दे रखा था बेस्ड ऑन क्वार्टाइल 0.6 और अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इसका हम टोटल करेंगे दैट इज 100 दे रखा है और मीडियन 38 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 फाइंड करना है और लोअर क्वार्टाइल इसका मतलब होता है Q1 फाइंड करना है। तो ये दो वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखते हैं किस तरह से ढूंढ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं 1C क्वेश्चन। ओके, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है जो कि 0.6 मेंशन किया गया है, Q3 प्लस Q1 जो कि 100 है और मीडियन हमें दे रखा था जो कि 38 था। तो हमें क्या करना है, पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन, अगर कोएफिशिएंट नहीं होता तो अपॉन नहीं आता, यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो नीचे आ जाएगा Q3 माइनस Q1। ओके, चलो Q3 प्लस, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6 अवेलेबल है, Q3 प्लस Q1 100 दे रखा है और मीडियन भी हमें दे रखा है तो 2 ब्रैकेट में 38 लिख देते हैं। Q3 माइनस Q1 हमारे पास नहीं है तो Q3 माइनस Q1 एज इट इज लिखेंगे। साइड चेंज कर देंगे तो Q3 माइनस Q1 की, तो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 38 यानी कि 76 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हम कर लेंगे 0.6। ओके, जो कि साइड चेंज करने की वजह से आया है। तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो Q3
माइनस Q1 जो हमें मिल जाएगा वो करीबन मिल जाएगा 40, दैट इज 40। ओके, अब दोनों इक्वेशन हमारे पास है, एक है Q3 प्लस Q1 जो कि 100 था, और दूसरा था Q3 जो कि अभी हमने डेराइव किया, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 40। ओके, इन दोनों का हम समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2Q3 बच जाएगा, दैट इज 2Q3 इज इक्वल टू 140। इसमें हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो Q3 के आंसर कितना मिल जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 70, यानी Q3 हमारे पास मिल जाएगा दैट इज 70। और कोई भी एक इक्वेशन, यानी कि पहले इक्वेशन लेते Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 100, उसके अंदर हम Q3 की अगर वैल्यू लिख देते हैं 70, तो Q1 की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, दैट इज 70 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो Q1 इज इक्वल टू 100 माइनस 70 दैट इज 30। सो Q1 हमारे पास मिल गया 30, यानी दोनों अपर एंड लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज जो हमें ढूंढनी थी क्वेश्चन के अंदर वो मिल गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन, उसका और वाला क्वेश्चन है जिसका ए पोर्शन जो है वो हमारे पास थियरी है, लेकिन बी वाला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार दे रखा है 7th एग्जाम के लिए, यानी एन इज इक्वल टू 7 है, ध्रुव और राज दोनों का मीन दे रखा है, साथ में हमें पूछा गया है दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछ दिया गया है 15 एंड 12। पहले क्वेश्चन में विच स्टूडेंट्स हैज स्कोर्स लेस मार्क इन ऑल द 7th एग्जाम, यानी सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स फाइंड कर देना पड़ेगा। दूसरा, विच इज फाइंड विच वन वर इज मोर कंसिस्ट। मोर कंसिस्ट किसे कहते हैं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है, यानी कि हमें दोनों में सीवी फाइंड करना है, जिसका सीवी कम आएगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। तीसरी चीज बताई गई है कंबाइंड वेरिएंस, यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड हम फाइंड करते हैं, उसका वेरिएंस करना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, चलो ये तीनों की तीनों कैलकुलेशंस हम इसके अंदर हमें जो करना है वो कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो लिखी हुई है, एन दे रखा है एक्स बार 1 एक्स बार 2, ओके, S1 S2। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है इसके अंदर कि किसका कंसिस्टेंसी, यदि कि किसके मार्क्स लो कम है, तो उसके लिए हमें सिग्मा एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो लेस मार्क्स के लिए किससे मार्क्स कम है, तो ये ढूंढने के लिए हम सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए एन इंटू एक्स बार कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। अब दोनों पार्टनर का दे रखा है, एक ध्रुव का दे रखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डी लिखते हैं। उसका एन तो दोनों का सेम है 7, और उसका एन एक्स बार दे रखा है 50, यानी ये हो जाएगा 350। और दूसरा राज था, तो राज के लिए आर लिखते हैं, एन इंटू 7, और ये 48 दे रखा था, तो 48 इंटू 7 यानी 336। इसका मतलब कि हम कहेंगे कि राज स्कोर लेस मार्क्स, सॉरी, राज ने जो मार्क्स दिया है और राज स्कोर लेस मार्क्स। ओके, चलो उसके बाद है थर्ड सेकंड क्वेश्चन कि इसके अंदर पूछा गया था कि मोर कंसिस्ट कौन है। मोर कंसिस्टेंट, तो मोर कंसिस्टेंट अगर ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीवी फाइंड करना पड़ेगा। तो सीवी की जो फॉर्मूला है वो है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो हम दोनों का फाइंड करेंगे। ध्रुव का देखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि ध्रुव का एक्स 15 और उसका एक्स बार हमारे पास था 50 इंटू 100, तो इसका हमें मिल जाएगा करीबन 30%। और राज के बारे में देखे जाएंगे तो राज का जो एक्स बार है, सॉरी एस है, वो 12 है, और उसका मीडियन मीन दे रखा है 48 इंटू 100, तो इसका हमें मिल जाएगा 25%। तो हम कहेंगे कि इसमें भी हमें मिल जाएगा कि राज इज मोर कंसिस्ट।
कंसिस्ट, फिर से लिख देते हैं मोर कंसिस्टेंस। ओके, स्कोर में अगर राज कहेंगे तो राज का मोर कंसिस्टेंस है। थर्ड क्वेश्चन जो हमें पास पूछा गया था वो जो था उसके हिसाब से हमें पूछा करना था कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। अच्छा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करने के लिए हमें कंबाइंड मीन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कंबाइंड मीन फाइंड कर देंगे, दैट इज के एक्स बार सी n1 प्लस एक्स बार 1 सॉरी n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n तो सब दोनों का सेम है 7 इंटू 50 और ये हो जाएगा 7 इंटू 48 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 7 प्लस 7 दैट इज 40। ओके, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा 350 प्लस 336 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7 प्लस 7 दैट इज 40। इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। अगर 49 आ गया तो हमें D1 और D2 फाइंड करना पड़ेगा। D1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो x बार 1 माइनस एक्स बार 1 2 यानी कि x बार c। D2 फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला है x बार 2 माइनस एक्स बार c। तो x बार 1 तो हमारे पास था 50, x बार c हमारे पास 49 आ गया तो आंसर आ जाएगा 1, और x बार 2 हमारे पास था 48 और ये आ गया 49 तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अभी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे प्लेज ऐड कर देते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन एक्स बार सी फाइंड कर लेते हैं। हमें वेरिएंस पूछा गया था तो हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वर्ग अंडर रूट ना करना पड़े। तो यहाँ पे n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन हमारा आएगा दैट इज n1 प्लस n2। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट आता है। ओके, तो हमें यहाँ अंडर रूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, n1 हमारे पास कितना था, तो n1 7 था। s1 जो कि 15 दे रखा था तो 15 स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट 225। d तो हमारे पास 1 ही आया था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। n2 लिखे, s2 हमारे पास 12 था तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और d2 तो 1 था, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास +1 ही हो जाएगा और डिवाइडेड बाय तो n1 प्लस n2 दैट इज 7 प्लस 7 यानी कि 14। सो यहाँ पे 225 प्लस 1 यानी कि 226 और अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1582 मिल जाएगा प्लस 144 प्लस 1 दैट इज 145 इंटू 7 कर लेंगे तो 1015 और डिवाइडेड बाय करेंगे 14। सो ऊपर टोटल कर लेते हैं हम 2597 डिवाइडेड बाय 14 तो हमारे पास मिल जाएगा 185.5। सो ये हो गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 के अंदर भी आपको प्रॉपर्टीज पूछी गई है रिग्रेशन लाइन की। ओके, जो थियरिकल पोर्शन है आपको मिल जाएगा, कॉलेज मटेरियल्स आपके पास होंगे तो उसके अंदर आपको रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी जो कि याद कर लेनी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो क्वेश्चन 2B का है। हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि हमें R फाइंड करना है और उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसकी वैल्यूज़ को हमें इंटरप्रिटेट करना है। तो सिक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पहले से करके रखे हुए ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। ओके, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। इसके अंदर हमने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स बार और वाई बार पहले से लिया है। एक्स का टोटल हमारे पास 245 था। ओके, सो और इसके हिसाब से और वाई का टोटल कर दिया 227, उसके हिसाब से हमने एक्स बार फाइंड कर लिया और वाई बार फाइंड कर दिया। और एक्स बाय वाई बार जैसे कि पॉइंट में आ रहा है आप देख सकते हो, हमने 32 वाई के अंदर से एज्यूम कर रखा है।
ओके, और यहाँ पे माइनस करके फाइंड किया वैल्यू स्मॉल वाई। ओके, इसी तरह से हमें बोला गया है कि एक्स बार की अगर बात करें तो एक्स के बार के अंदर हमारा एग्जैक्टली 35 है, तो हमने सिर्फ 35 एज्यूम किया हुआ है। तो ओके, और दोनों एक्स और वाई मिला के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई हमने फाइंड किया है। फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और होल रूट के अंदर आएगा एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और एन इंटू वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो एन हमारे पास टोटल कुल मिला के यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 2 4 6 8 7 ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ पे एन इज इक्वल टू 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल हमारे पास 121 आया हुआ है, तो 121 माइनस सिग्मा एक्स का टोटल 0 है और सिग्मा वाई का टोटल 3 लिखा है, उसको होल डिवाइड में लिख देते हैं अंडर रूट। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट एन इंटू, तो एन हमारा 7 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 206 था और सिग्मा एक्स 0 का स्क्वायर करना है, उसके मल्टीप्लिकेशन में एन हमारे पास 7 है, सिग्मा वाई का टोटल है 145 और वाई जो है 3 उसका स्क्वायर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 121 इंटू 7 करेंगे तो 847 मिल जाएगा, ऊपर तो माइनस 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0, नीचे अगर देखेंगे तो पहले उसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, एक स्टेप ज़्यादा दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 इंटू 206 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1442 और 0 का स्क्वायर है तो कि कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 1442 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे इंटू आएगा, यहाँ पे इंटू, हमें यहाँ करना है 145 इंटू 7। ओके, ताकि हमारे पास मिल जाए, उसमें से हमें 3 का स्क्वायर जो है वो 9 माइनस का देना है, तो हमारे पास आंसर जाएगा 1006। इसका अगर हम आंसर निकालें दैट इज 847, दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1442 इंटू 1006 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो अमाउंट आएगा आपके पास 145 0652 और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 847 के डिनोमिनेटर में जाएगा हमारा 1204 यानी कि 1204.43 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7 जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको इंटरप्रिटेट भी करना है, हमें पता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू -1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कि इसका आंसर -1 से +1 के बीच में आता है। अगर ये -1 से 0 के बीच में आता तो नेगेटिव रिलेटेड होता और 0 से 1 में आता है तो पॉजिटिव रिलेटेड होता। यहाँ पे 1 से बहुत कम है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये रिलेटिवली पॉजिटिव है, रिलेटिवली पॉजिटिव। तो ये रिलेटिवली पॉजिटिव रिलेशन जो हमें पूछा गया था, इंटरप्रिटेट करना था तो हमने इसको इंटरप्रिटेट भी कर लिया। इतना इंटरप्रिटेशन है, कुछ ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इसका होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो ए वाला क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और x का वैल्यूएशन दे रखा है 55। तो हमें इसके हिसाब से पहले तो इक्वेशन फाइंड करनी है और दूसरा इसका एस्टिमेशन करना है। ओके, तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो उसके लिए भी हमने कैलकुलेशन थोड़ा रेडी रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो x एंड y जो कि हमें दे रखा था वो सारी चीज़ें हमने लिख दी, x बार y बार भी हमने फाइंड करके रखा है। x का टोटल जो था 338 डिवाइड बाई 7 और 361 डिवाइड बाई 7। तो इसके हिसाब से हमने एज्यूम वैल्यू दे रखी है x में से 50, ओके, और y में से 55 और इसके हिसाब से हमने स्मॉल x फाइंड किया हुआ है, स्मॉल y किया है, एक्स स्क्वायर फाइंड किया है और एक्स वाई फाइंड किया है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे y ऑन x क्वेश्चन पूछा गया था तो हम बी वाई एक्स की फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्टली लिख देते हैं बी वाई एक्स क्या होता है। जो बी वाई एक्स है तो बी वाई एक्स की फॉर्मूला जो हमारे पास होती है वो एन होता है एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन
यहाँ पे आखिर में x है तो यहाँ पे सिर्फ x का आएगा, दैट इज n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया आपकी फॉर्मूला। इसके अंदर अंडर रूट नहीं आता, रूट नहीं करना होता है। ओके, तो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल किस तरह से कैलकुलेशन होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो n तो हमारे पास 7 है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 770 फाइंड किया हुआ है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 770 माइनस सिग्मा एक्स जो कि यहाँ पे -12 मेंशन किया है और -24, तो -24 होल अपॉन यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी अंडर रूट नहीं है लिखा है, n जो कि 7 है, एक्स स्क्वायर हमारे पास है 794 सॉरी, और -12 का स्क्वायर। ओके, तो 770 इंटू हम करेंगे तो इंटू 7, तो हमारे पास टोटल मिल जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 5390, और 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 12 इंटू 24 अगर हम करेंगे तो 288 हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 288। और डिनोमीटर में बात करें तो 794 इंटू 7 तो 555 ईच, 5,558, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144। तो ऊपर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5102, और नीचे अगर हम निकालेंगे तो 5414, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.942। ओके, 3 डिजिट लिखते हैं हम यहाँ पे, और इसके हिसाब से हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हमें किस तरह से फाइंड करना होगा, तो हम साइड में यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बी वाई एक्स है, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार हमारे पास, y तो अभी है नहीं फिलहाल, वो ढूंढना है। y बार हमारे पास 51.57 है, तो यहाँ लिख देंगे 51.57। बी वाई एक्स जो भी हमने ढूंढा 0.942, x हमारे पास नहीं है फिलहाल, इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ x और x बार लिखना है। 42 नहीं 48.29। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 51.57 पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0.942 इंटू एक्स, तो 0.942 एक्स ही रहेगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है कितना था 51.57। ओके, 51.957 नहीं आ सकता, ये गलत है, यहाँ पे 51.57 नहीं है, 45.39 है, सॉरी 45.39। अच्छा चलो, अब इसको 51, यहाँ पे जो -51.57 है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 0.942 x माइनस 45.39 प्लस 51.57। तो y का जो इक्वेशन मिलेगा 0.942 x, इन दोनों का अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस में आंसर आएगा 6.1774। ये हमारे पास इक्वेशन जो कि रिग्रेशन लाइन पूछी गई थी, वो रिग्रेशन हमारे पास मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि इफ x इज इक्वल टू 55 है तो क्या होगा, तो हम इसके अंदर x लिख देंगे, तो y की फॉर्मूला में 0.942, इसके ब्रैकेट में 55 प्लस 6.1774। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 51.81 प्लस 6.18, शॉर्ट में कर दिया है तो हमारे पास आएगा 58.99। तो ये हमारे पास x की वैल्यू y, इफ x अगर 55 है तो y हमारा हो जाएगा 58.99। क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता किलोग्राम या वगैरह कुछ यहाँ पे लिखा होता तो हम उसके साथ वो लिख लेते, लेकिन नहीं लिखा है तो हम इसको छोड़ देते। तो ये हमारा आंसर था। चलो अब करते हैं इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट के अंदर बोला गया द कोरिलेशन बिटवीन द जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, school achievement and the group of the children from the age group of the children 6 to 15 years of the old is 0.8।
यानी कि अगर हम इसको कह सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस को 1 एज्यूम कर लेते हैं, स्कूल अचीवमेंट को 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास पहला आंसर दे रखा है 0.8। ओके, फॉर द सर्टेन ग्रुप के लिए कह सकते हैं, तो हमारे पास R जो है R12 दे रखा है 0.8। ओके, उसके बाद जो दे रखा था बिटवीन द कोरिलेशन विद द जनरल इंटेलिजेंस यानी कि 1 एंड द सेम एज ग्रुप जिसको हम 3 कंसिडर करेंगे, वो 0.7 दे रखा है, यानी कि R13 दे रखा है। फिर हमारे पास है स्कूल अचीवमेंट एंड एज यानी कि नंबर 2 एंड नंबर 3, उसका दे रखा है 0.6। हमें पूछा गया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड द स्कूल अचीवमेंट इन द चिल्ड्रन आर द सेम एज, यानी कि हमें फाइंड करना है 1, 2.3, ये फाइंड करना है, दैट इज R1 2.8। और दूसरा भी बोला गया है कैपिटल आर भी फाइंड करना है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन। ओके, तो चलो दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो किस क्वेश्चन में जो बोला गया इसके हिसाब से हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा है कि लेट्स एज्यूम कि जनरल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू 1, स्कूल अचीवमेंट 2 एंड एज इज 3। तो R12 मिल गया, R13 मिल गया और R23 मिल गया। हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें ढूंढना था R13 12.3, यानी कि स्कूल इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्कूल अचीवमेंट जो है उसको हमें सेम एज ग्रुप के लिए फाइंड करना था, यानी एज ग्रुप जो सॉरी एज ग्रुप जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो R12.3। इसकी फॉर्मूला हमारे पास है कि R12.3 है तो किस तरह से लिखते हैं, R पहले 12 था तो R12 लिख देते हैं, माइनस उसमें करेंगे R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय हम करेंगे इसको, जो कि R1 में ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर R आपके पास 1 2.3 है तो पहले R12 लिखा जाएगा, फिर R13 लिखा जाएगा, फिर 23 लिखा जाएगा। ओके, अच्छा डिविडेशन में क्या करेंगे, तो डिविडेशन में जो लिखेंगे सो बाकी यहाँ पे R13 है तो यहाँ पे 1 माइनस R13 स्क्वायर। ओके, ये करेंगे और यहाँ पे जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यहाँ पे 23 है तो R1 माइनस 23 स्क्वायर। ओके, सो इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला तो मिल गई, फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास है, R12 0.8 है, 13 जो है वो हमारे पास 0.7 और इसके मल्टीप्लिकेशन में 23 यानी कि 0.6 है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 माइनस 0.7 जो का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 23 यानी कि 0.6 का स्क्वायर, ऊपर लिख लेंगे 0.8। ओके, यहाँ पे 7 6 42 तो 0.42 हो जाएगा, 42। नीचे 0.7 का स्क्वायर हमें पता है, 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, और अगर 1 में से 0.49 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.51। ओके, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखेंगे 0.51 इंटू 0.6 का जो स्क्वायर होता है वो 0.36 होता है, और 1 माइनस 0.36 करें तो 0.64 हो जाएगा। ओके, तो ऊपर अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8 माइनस 0.42 यानी 0.38, और उसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 पॉइंट, और मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट भी निकाल ही देते हैं साथ साथ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, स्टेप्स दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.5712। सो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता है 0.6625 सॉरी, हम इसको राउंड फिगर करके 0.67 भी लिख सकते हैं, 4 डिजिट नहीं लिखना है तो 2 डिजिट में इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इसमें मल्टीपल कोरिलेशन भी पूछा गया था, दैट इज R1.23 भी हमें फाइंड करना था। अगर R12.23 फाइंड करना है तो इसकी आंसर जो होगी वो 400 रूट होल रूट में आएगा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पहले 12 लिखेंगे, दैट इज R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू सारा लिखेंगे, दैट इज R12 इंटू
13 इंटू आर 23 होल अपॉन, इसके अंदर आएगा R1 माइनस जो पॉइंट के बाद होता है 23, सो R23 स्क्वायर। फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास R12 जो था वो 0.8 था, उसका स्क्वायर, 13 जो था 0.7 था, उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 इंटू 0.8 यानी 12, 0.7 यानी कि 13 और 23 0.6 था। तो इसको लिख के नीचे हमारे पास 23 था तो 1 माइनस 0.6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, स्टेप्स वाइज करते हैं इसको। 0.8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.64, 0.7 का होता है 0.49 और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.672 और डिनोमिनेटर में 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36 और 1 माइनस 0.36 कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.64। तो ऊपर जो हमारे पास फिगर है उसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद 0.458 और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है 0.64। तो इसका आंसर जो बनता है वो आंसर आता है 0.8459। ये हमारा कैपिटल आर भी मिल गया, R1.23 जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। दोनों चीज मिल गई। ये होता है हमारा सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 जो रिग्रेशन, कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन होता है। अब बात आती है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो हमारे पास है इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, एक सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास थोड़ा थियरिकल पोर्शन है और बाद में 2 एग्जांपल्स यहाँ पे पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी का, बी एंड सी। तो यहाँ पे पूछा है कि द मैन एंड हिज वाइफ अपीयर्स इन इंटरव्यू फॉर द 2 पोस्ट। 2 पोस्ट के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ने क्या किया, एक जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया। ओके, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाएगा उसकी पॉसिबिलिटीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7। अगर वाइफ का सिलेक्शन हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/5। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यानी हस्बैंड सिलेक्ट हो या फिर वाइफ सिलेक्ट हो। ओके, और दो में से एक ही सिलेक्ट होने चाहिए। ओके, ओनली वन ऑफ देम, यानी कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो गया तो वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी और वाइफ सिलेक्ट हो गई तो हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स के लिए एग्जाम्पल करते हैं। इसके सबसे पहले जो हमें दे रखा है वही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, Q3 लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। क्वेश्चन नंबर 3 इसका बी पोर्शन लिखते हैं। इसके अंदर हमें पता है कि हस्बैंड को एज्यूम कर लेते हैं कि हस्बैंड ए है, कि हस्बैंड की फॉर्मूला है 1/7, उसका आंसर प्रोबेबिलिटी दे रखा है। वाइफ के बारे में बताया गया था प्रोबेबिलिटी बी जो कि बता रखी थी 1/5। अब क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जो ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दो में से किसी एक का ही सिलेक्शन करना है। यानी कि अगर मैंने अभी बताया उसको हम अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखें तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, अगर हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया और वाइफ का सिलेक्शन नहीं होना है तो ए डिफरेंशिएट बी यानी कि ए माइनस बी कह सकते हैं, और कह सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि वाइफ का सिलेक्शन हो गया और हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं करना है। ओके, तो ये दोनों केस के अंदर हम दोनों का हमारे पास इसका हमारे पास जो है सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और जो दूसरा पोर्शन हमारे पास है कि दूसरा पोर्शन हमें बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी बी माइनस है, तो उसका हमारे पास है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों है हमारे पास। तो दोनों के हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास था 1/7, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे ओके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर नॉर्मल केस के अंदर अब लिखा जाए तो हम क्या करेंगे इसको कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और ए इंटरसेक्शन भी, ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है,
तो -2 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कि अगर ए का इंटरव्यू देना और सिलेक्ट होना या बी का इंटरव्यू देना और सिलेक्ट होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है जिसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा। जब भी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तब दोनों चीज का इंटरसेक्शन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। तो दोनों सबकी फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी वैल्यूज लिख देते हैं इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू तो हमारे पास 1/7 है ही, प्रोबेबिलिटी 1/5 है, -2 इंटू ब्रैकेट में लिख देंगे 1/7 इंटू 1/5। ओके, चलो इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 1/7 प्लस 1/5 इंटरसेक्शन है तो स्वाभाविक है ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ होगा, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे के साथ होगा। तो हम कहेंगे ऊपर 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 और 7 5 35। तो ये हो गया। अगर इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 35। ओके, तो यहाँ पे 5 7 5 35, 5 7 35 और -2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10/35, जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/7। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई ओनली वन ऑफ देम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बोथ विल बी सिलेक्टेड, बोथ विल बी सिलेक्टेड। तो क्या करेंगे, अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो बोथ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए यानी ए का सिलेक्शन भी होगा और साथ में बी का भी सिलेक्शन होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे इसको शॉर्ट और लिख सकते हैं कि ए एंड बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो दोनों की बात करें तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन तो हमें पहले से ही पता है 1/7 इंटू 1/5, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 1/35। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, यानी दोनों के सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो 1/35। ओके, तो ये हो गया हमारा हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया था, इसके अंदर बोला गया था कि लेट ए एंड बी टू बी द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड सपोज प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू दे रखी है, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी को स्मॉल पी से बताया गया है। अब बोला गया है कि व्हाट वाज द चॉइस ऑफ पी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमें पी के अंडर वैल्यू फाइंड करनी है कि पी की वैल्यू कितनी होगी, और अगर इंडिपेंडेंट हुए तो क्या होगा। चलो दोनों देख लेते हैं, दोनों केसेस में क्या एंट्री आएगी। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया था जो वैल्यूज दे रखी है वैल्यूज लिख देते हैं क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन है हमारे पास, तो सी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास है 0.25, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी, ओके, जो कि 0.75 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है जो कि आ रहा है स्मॉल पी। ओके, हमें पूछा गया है दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तब इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब इफ दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और क्या नहीं होता है नॉर्मली इसकी ए यूनियन बी की फॉर्मूला में पता है, इसके अंदर पास पीछे आता है ये माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी है। ओके, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलो, तो पहले हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू तो 0.25 है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू स्मॉल पी है, और ये दे रखा है 0.75। सो 0.75 में से इस साइड ले आएंगे 0.25 को तो माइनस हो जाएगा, तो 0.5 हमारी वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल पी की। तो इसका मतलब होता है बी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी पी, जो कि 0.5 दे रखा है।
ओके, बी क्वेश्चन जो था वो इंडिपेंडेंट इवेंट था। तो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा इंडिपेंडेंट है, तो अभी अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ए यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके बी थोड़ा सही से लिखते, इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ओके चलो, ये तो सेम रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए का प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। सबकी वैल्यू लिख देते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू तो हमारे पास थी नहीं। ओके, ए यूनियन बी की वैल्यू तो हमारे पास पहले से दे रखी है 0.75, तो 0.75, प्रोबेबिलिटी ए 0.25, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्मॉल पी है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे 0.25 इंटू पी। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0.25 को इस साइड लेंगे, तो 0.75 माइनस 0.25 इज इक्वल टू पी माइनस 0.25 पी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, हम एक एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे 1 माइनस 0.25 का मतलब करेंगे 0.75 पी। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू स्मॉल पी। जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो जाएगी 0.67। तो प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी यानी इन केस के अंदर प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू जो आएगी वो 0.67 आएगी। ओके, इफ दे आर इंडिपेंडेंट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी गई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं यहीं पे। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डेफिनेट एज रियल द ब्लैंक नंबर। अगर कोई किसी भी चीज़, कोई भी इवेंट अगर डेफिनेट है, ओके तो डिफाइन है, हम इसको ढूंढ सकते हैं, तो ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव। अगर एज पर देखा जाए कि जो हमें थियरिकल पोर्शन में पढ़ाया गया है, तो इट्स ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव तो होगा ही लेकिन नॉन नेगेटिव रहता है। दूसरी चीज़ बताइए कि अगर फुटबॉल टीम लॉस वर्ल्ड कप इन एंड द इवेंट बी फुटबॉल विन द वर्ल्ड कप, यानी इवेंट ए में ये लॉस कर रहा है, दूसरा विन कर रहा है, यानी एक में हार रहा है, इसमें जीत रहा है। सो टू इन द इवेंट्स हार, तो ये सिंपली समझ लो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी ए हो गया, प्रोबेबिलिटी बी हो गया, तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी भी जीत भी गए और हार भी गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड थिंग, ब्लैंक सैंपल स्पेस इज ऑब्टेन व्हेन द टू डाइज आर टॉस टुगेदर। अगर दो डाइस को फेंका गया तो क्या होगा, एक डाइस के ऊपर हमारे पास आंसर आता है 6, ओके तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा यानी 36 होगा। तो इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, वो फिक्स होता है, फाइनाइट। ओके, कि वो आंसर फिक्स होता है, इसका फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अगणित अगर इसका आंसर मिलता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, हम ढूंढ सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वन इवेंट इज एन इफेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द अदर इवेंट दे आर कॉल्ड। क्या लिखा है, एक इवेंट है उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पे मिलता है, तो कहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी प्रोबेबिलिटी ए जो है वो प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंडेंट है, और अगर बी है वो ए पे डिपेंडेंट है, तो ये हो सकता है डिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ द नल इवेंट, यानी कि अगर कोई इवेंट है ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होगा। और कंपाउंड इवेंट हैज इवेंट दैट इज इन मल्टीपल एलिमेंट, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड इवेंट्स के अंदर, यानी एक से ज़्यादा इवेंट्स बनती हैं। ओके चलो, ये तो हो गया 1.6 मार्क तो हमारे पॉकेट में आई गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है, अ पैकेट ऑफ द 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज नोन टू बी इंक्लूड 2 डिफेक्टिव, यानी 10, एक पैकेट में 10 चीज़ है, ओके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उसमें से 2 खराब हैं। एंड द 4 कंपोनेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से कोई 4 कंपोनेंट अगर सिलेक्ट किए जाए, ओके तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव हमारा नहीं आना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारा एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं आए। ओके चलो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं।
जो हमारे पास है क्वेश्चन उसके हिसाब से हमको दे रखा था, हम लिख लेते थोड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास और वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी था। तो क्वेश्चन नंबर 3 बी। ओके, चलो इसके बारे में देखा जाए तो हमें पता है कि पैकेट के अंदर 10 कंपोनेंट्स है। वो 10 कंपोनेंट्स में से 2 है वो डिफेक्टिव है, और दूसरे जो बाकी के 8 है वो नॉन डिफेक्टिव है। ओके, नॉन डिफेक्टिव, एनडी। ओके, तो ये नॉन डिफेक्टिव हो गया। ओके, अब इसके हमें क्वेश्चन क्या करना है कि नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, डज नॉट कंटेन मोर देन वन डिफेक्टिव। तो पहली चीज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, और इसके अंदर किस तरह से होगा, हमें पहले तो एन फाइंड कर लेना है। एन क्या होगा हमारे पास कि 4 सिलेक्ट करना है, तो आउट ऑफ 10 4 सैंपल इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 10। सो हमारे पास एन मिल जाएगा 10C4। ओके, हमें इवेंट ए बोला गया है नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, इसका मतलब या फिर 0 डिफेक्टिव या फिर और 1 डिफेक्ट। एक डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव कैसे पॉसिबल है? तो ये जो 8 है हमारे पास, उसमें से अगर हम कुछ ले लेते हैं तो हमारा 0 डिफेक्टिव मिल जाएगा। तो जो 8C4 हम कर लेते हैं कि ये जो 4 हमारे पास सैंपल लेने हैं वो इसी 8 में से लेंगे, नॉट डिफेक्टिव में से। तो पहला आंसर तो हमारा 8C4 हो गया। अच्छा, और बोला गया है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? एक डिफेक्टिव है, यानी एक हम इसमें से ले लेंगे, ये 2 जो डिफेक्टिव उसमें से एक ले लेंगे, जो 2 डिफेक्टिव है उसमें से एक ले लेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 8 है उसमें से बाकी के 3 ले लेंगे। सो 8C3, 8 में से 3 ले लेंगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर करना ज़रूरी है, ये कोई यहाँ पे कह सकते हैं हम यहाँ पे परमेंटेशन नहीं ले रखते, हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। परमेंटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि एनपीआर की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारे पास इसको अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन है। सिलेक्शन है तो हम एनपीआर यूज़ नहीं करेंगे, एनसीआर यूज़ करेंगे। ओके, चलो। सो 8C4 के बारे में बात करें तो 8C4 का आंसर आता है 70। आपको शॉर्टकट मैथड पता होगा, मैं अब यहाँ बता रखा हूँ। 8C4 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, सॉरी इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 है तो 4 3 2 1, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 70। इसी तरह से अगर हम ढूंढेंगे बाकी का तो उसका भी इसी तरह से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। तो 87 यहाँ पे 2C1 का मतलब होता है तो 2, और 8C3 का जो वैल्यू होता है 56। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 70 पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 112। तो कुल मिला के हमारे पास हो गया 182। और 10C4 का वैल्यू निकालना रह गया। 10C4 का वैल्यू होता है 210। सो प्रोबेबिलिटी ए अगर लिखना है सो 182 डिवाइडेड बाय 210। ओके, तो ये हो गया हमारा ए। इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यही छोड़ देते हैं। 182 डिवाइडेड बाय 210, अगर ज़्यादा लगता है तो इसको हम डिविडेशन करेंगे 0.87। ओके, तो इवेंट ए की मोर देन वन डिफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक ही क्वेश्चन था शायद, यस एक ही क्वेश्चन था कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास और हमने ये सॉल्व कर लिया। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सी पॉइंट। 20 बुक्स आर टू बी अरेंज इन अ रैंडम। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट वर्ड आया। अरेंजमेंट है तो इसके लिए अंदर हम परमेंटेशन यूज करेंगे, यानी पी का यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो था वो सिलेक्शन था। ओके, यहाँ पे सिलेक्शन था तो हम उसको क्या करते थे, कंपोनेंट इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एनसीआर का यूज किया था, एनपीआर का यूज नहीं किया था, एनसीआर का किया था। अब सी में हमें क्या करना है, अरेंजमेंट है तो एनपीआर करेंगे। उसको हमने क्या करना है, ऑन द रॉ, एक सेल्फ के अंदर रॉ में अरेंज करना है।
प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है कि टू बुक्स, ऐसी दो बुक्स है जो ऑलवेज टुगेदर वो साथ में आनी चाहिए, और दूसरी है कभी भी साथ में नहीं आनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स जो थी वो 20 थी। अगर 20 बुक्स को अरेंज करने जाएंगे तो हो जाएगा 20, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कि n क्या हो जाएगा, तो 20p20। सो ये हो जाएगा हमारे पास, हमारा NPR का फॉर्मूला जो है वो n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 20/20 माइनस 20 फैक्टोरियल, ऊपर 20 फैक्टोरियल है, ऊपर नीचे 20 माइनस, तो आंसर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल, क्योंकि 20 माइनस 20 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हमें अभी फिलहाल यही दे देते हैं 20 फैक्टोरियल। 201 नहीं है, आप समझ में जरा समझ लेते हैं इसको, 20 फैक्टोरियल। ओके, अब जो हमारा इवेंट है, इवेंट ए, कि दो बुक्स ऑलवेज टुगेदर वो साथ में आनी चाहिए। तो साथ में आनी चाहिए, वो दो बुक को हम एक बंडल कर देते हैं, दैट इज 2p2, और ये बंडल और बाकी के 18 बुक्स यानी कुल मिला के 19 बुक्स हो जाएगी, तो इसको लाएगा 19p19। ओके, तो 2p2 का उत्तर होता है 2 फैक्टोरियल, इसका होता है 19 फैक्टोरियल, और प्रोबेबिलिटी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू ये 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, जो कि हमने यहाँ पे n लिखा हुआ था। तो सिंप्लीफाई करेंगे 19 फैक्टोरियल को 19 ही रखते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 फैक्टोरियल कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। सो 2/20 दैट इज 1/10, ये हमारे पास आंसर आ गया कि 1/10 पॉसिबिलिटीज है कि दो बुक साथ में आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इवेंट बी जो है आपका, बराबर, साथ में नहीं आनी चाहिए, नेवर टुगेदर। तो इसका क्या करेंगे, तो कि 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उसमें से हम 1/10 माइनस कर लेंगे, सो ऑलवेज मिल जाएगा 9/12, कि हमेशा साथ में होने वाला जो चीज़ है वो 1/10 है, तो साथ में नहीं होना वाला तो है वो 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10। तो ये हो गया हमारा इजी क्वेश्चन एक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ NP। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ NP इफ मीन्स एंड वेरिएंस दोनों का दे रखा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है 6 और 2, तो दोनों की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नया पेज, और इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास क्या है। एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन का मतलब होता है n इंटू पी, और जो बोला गया था वेरिएंस, उसका मतलब होता है n इंटू पी इंटू क्यू। अब मीन जो हमारे पास दे रखा था वो 6 था, तो 6 इज इक्वल टू n इंटू पी, और वेरिएंस जो दे रखा था वो 2 था, तो n इंटू पी इंटू क्यू। अब एन पी की वैल्यू तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n2 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू। 6 को इस तरफ ले आते हैं तो 2 डिवाइड बाई 6 यानी कि q, तो हमारे पास q मिल जाएगा 1/3। अबे हमें पता है कि p और q का जो टोटल होता है वो 1 होता है। ओके, तो p की वैल्यू तो हमारे पास है 1/3, सॉरी p की वैल्यू नहीं है, q की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वापस लिख देता हूँ मैं, कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब q का वैल्यू दे रखा है तो p का वैल्यू ढूंढना है, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, दैट इज 1 माइनस 1/3, सो p का वैल्यू मिल जाएगा 2/3। ओके, p का वैल्यू हमारे पास मिल गया 2/3। अब यही p की वैल्यू हम इसके अंदर लिख देंगे कि 6 इज इक्वल टू n, तो हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू नहीं, 6 इज इक्वल टू n हमारे पास नहीं है, p की वैल्यू हमारे पास है 2/3,
तो इसको साइड चेंज कर लेते हैं, दैट इज 6 इंटू 3/2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू n, ये हमारा n मिल गया, और p भी जो ढूंढना था वो p भी मिल गया। दोनों चीज़ जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी मीन और वेरिएंस के हिसाब से हमने ढूंढ ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो जो है बी क्वेश्चन, इसका बी पॉइंट, सॉरी ये सॉरी सी पॉइंट वाला, ये बी नहीं, अब ये सी पॉइंट करेंगे, जिसमें हमें वैल्यूज दे रखी है प्रोबेबिलिटी इसके अंदर, और सबकी प्रोबेबिलिटी यानी एक्स आई और पी आई कहते हैं इसको, और उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो करते हैं ये एग्जांपल। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए जगह बना लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर सी के अंदर, इसके अंदर होगा प्रोबेबिलिटी जो -2 की वैल्यू दे रखी है, -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारी चीज़ हमारे पास है। तो और 3 भी है, सॉरी, इज इक्वल टू 1। इसका सारे की वैल्यू हमारे पास है 0.1 दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है k, इसका दे रखा है 0.2 प्लस 2k, सॉरी, यहाँ पे 2k वैल्यू दे रखी है, फिर यहाँ पे 0.3 और 3 की वैल्यू जो है k इज इक्वल टू 1। अगर हम सबका टोटल करेंगे यहाँ पे तो जो वैल्यूज दे रखी है 0.3, 0.2 एंड 0.1, तो ये आ जाएगा 0.6। k की वैल्यू k का अगर बात करें तो k हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 यानी कि 3k हो गया, और ये k है तो 4k हो गया, तो ये 4k हो गया, 4k इज प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। ओके, 0.6 को अपोजिट साइड ले जाते हैं तो 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, सो 4k हो जाएगा 0.4। तो k की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 0.4/4 यानी कि 0.1। ये हमारी k की वैल्यू मिल गई। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। अब xi pi फाइंड करना है, तो हम सबको xi और pi दोनों लिख देते हैं। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास टेबल में दे रखी थी वही सारी लिख देंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जो वैल्यूज़ हमारे पास 3 ऑलरेडी, जो कि इसकी -1 0.1 थी तो लिख देंगे, इसकी वैल्यू k लिखी थी तो k की जगह हम 0.1 लिख कर देंगे। यहाँ पे 0.2 दे रखा था तो 0.2, 2k है यानी यहाँ पे 0.2 कर लेंगे, 0.3 का 0.3 लिखेंगे, और लास्ट में k था तो 0.1 कर लेंगे। इसका टोटल हमेशा एक ही आता है। अब हमें जो करना है उसके अंदर पहले मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो इसको हम कहते हैं EX, और EX का मतलब होता है XI PI। ओके, चलो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, XI PI या फिर PI XI, जो भी लिखना चाहो आप दोनों लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 0.1 तो -0.2, -0.1, 0.2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0.21 = 0.2, 0.3 इंटू 2 0.6, और 0.3 इंटू 0.1 तो दैट इज 3। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे होता है PI XI स्क्वायर, यानी कि PI स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ पे ही हम सही पहले से लिख देते हैं PI XI, यहाँ पे लिख देंगे PI XI, तो यहाँ पे लिखेंगे PI XI स्क्वायर, यानी PI XI को वापस XI से मल्टीप्लाई करना है। सो -0.2, अरे -0.2 इंटू -2 यानी कि 0.4, यहाँ पे -0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0.2 इंटू 1 0.2, 0.6 इंटू 2 दैट इज 1.2, और 0.3 इंटू 3 0.9। तो ये जो हमारे पास मिल गया वो 2.8 आ गया। इसे हम कहते हैं EX स्क्वायर, और 0.8 आ गया उसे हम कहेंगे EX, सॉरी EX, जिसे हम मीन कहते हैं। तो मीन तो हमारे पास मिल गया 0.8, और जो वेरिएंस फाइंड करना है उसे हम कहते हैं VX। तो VX फाइंड करने की फॉर्मूला है EX स्क्वायर, जो इंटरनल स्क्वायर होता है, माइनस EX होल स्क्वायर, यानी कि 2.8 है माइनस 0.8 का स्क्वायर।
यानी 2.8, 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, 2.8 माइनस 0.64 करेंगे तो 2.16 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस और ये हो गया हमारा मीन। दोनों जो हमें ढूंढना था वो दोनों चीज़ हमने ढूंढ ली। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? ओके, क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके ऑप्शन वाला है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? पहली चीज़ यहाँ पे हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ओके, और इसमें P1 इज इक्वल टू P2 दे रखा है, एक वैल्यू भी e⁻² का वैल्यू दे रखा है। हमें P2 भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है। ओके, ये चीज़ एक पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो ये हम बात कर रहे हैं रचित क्लासेस, जो कि आप वीडियोस देख रहे हो, ये जो रचित क्लासेस है ये आपको प्रोवाइड करता है FY फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के तीनों ईयर के अंदर जो अकाउंट्स के रिलेटेड है, ये सारे पास्ट ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करके मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं कि पास्ट ईयर के सारे पेपर्स हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम यहाँ पे थोड़े बहुत थियरी सब्जेक्ट का जो होता है, थियरी सब्जेक्ट के बारे में इसको हम स्क्रूटिनी करके लिखेंगे। ओके, तो ये आपको सारे वीडियोस इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। थियरी सब्जेक्ट के अंदर पास्ट ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक या फिर आपको पास्ट ईयर पेपर्स अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसको ढूंढना पड़े वापस। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास मेंशन की गई हैं। चलो, ये तो आपका हमारा हो गया थोड़ा प्रमोशन। आप बात करते हैं आगे हमारा टॉपिक, जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो बताया गया था कि सबसे पहले हमें बताया गया थी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वेश्चन 4 के अंदर प्रोबेबिलिटी 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2, ये बताया गया था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला आपको शायद याद है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला होता है e⁻⁻ इंटू λ⁻x अपॉन x फैक्टोरियल, ये होता है। अभी यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर लिख देंगे। मैंने आपको सिर्फ पहले फॉर्मूला बताई। तो यहाँ पे e⁻⁻ माइनस लैम्बडा हमारे पास नहीं है, तो माइनस लैम्बडा एज इट इज लिख देंगे। लैम्बडा भी हमारे पास नहीं है, तो वो भी हम एज इट इज लिखेंगे। λ⁻² 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x ही है भाई। तो नीचे x यानी कि 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे e⁻⁻ इंटू λ⁻² अपॉन आपके पास मिल जाएगा 2 है तो 2 फैक्टोरियल। अब दोनों को अगर एक साइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो e⁻⁻ एक काम करते हैं, 2 फैक्टोरियल को इस तरफ ले आते हैं। सो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और e⁻⁻ इंटू λ², और यहाँ पे बात करेंगे जो कि हो जाएगा e⁻⁻ इंटू λ⁻1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल था, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे λ² था और नीचे 1 था, तो एक ही लैम्बडा बच जाएगा। तो इस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 आपके पास मिल गया। लैम्बडा जो होता है वो मीन होता है। ओके, तो हमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू, मिल गई थी। अब P2 फाइंड करने के लिए बोला, P2। तो 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए e⁻⁻ माइनस लैम्बडा की कीमत मिल गई 2 इंटू λ⁻x, x हमारे पास 2 रखा है तो 2², और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब e⁻² का जो है वो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.135 इंटू 2² यानी 4 हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल दे दीजिए, 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 0.27। ये पहला क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया था। दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मीन और पूछा था, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था। अच्छा चलो समझ लेते हैं मीन क्या होता है इसके अंदर। मीन को होता है लैम्बडा। ओके, लैम्बडा बहुत गंदा था। मीन का मतलब होता है लैम्बडा। SD जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये होता है अंडर रूट है लैम्बडा।
और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस भी इसके अंदर लैम्डा ही होता है। ये प्रॉपर्टीज़ में आता है जो कि हमारी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है। हमें क्या ढूंढना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है तो अंडर रूट 0.27 सॉरी 0.27 थोड़ी हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना था। तो लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास 0.2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 यानी कि 0.43। जैसे कि रूट 3 की 1.73 होता है, ये हो जाएगा 1.41। ये हो गया हमारा वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि द वीकली वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इफ द मीन इज 70 विद द स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ 5। ओके, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटवीन 69 टू 72 और लेस देन 69 क्या होगा और मोर देन 72 क्या होगा। चलो देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, नया पेज ले लेते हैं इसके अंदर। ओके, सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है, पहला चीज़ हमारे पास म्यू दे रखा है, म्यू हमारे पास 70 है और जो थीटा है वो हमारे पास 5 है। ओके, इसके हिसाब से हमें पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको लेस देन 69 से बीच में 69 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 72, ये था। ओके, तो पहले इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं Z1 में। तो यहाँ पे आ जाता है 69 माइनस 70 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 72 माइनस 69 सॉरी 70 अपॉन 5। ये जो हमारी फॉर्मूला है वो है x1 माइनस म्यू अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू x2 जो हमारे पास है माइनस म्यू अपॉन थीटा। इसको अलग से भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, जो वैल्यू मिल जाएगा वो आएगा माइनस 0.2 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.4। ये हमारे पास मिल गया, ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो बेल शेप कर्व है इसके हिसाब से देखें तो ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल नहीं करना है हमें, बेल शेप जो है इसके हिसाब से हम देखा जाए तो ये होता है पहले 0.5, ये 0 होता है। ओके, अभी माइनस 0.2 है तो यहीं कहीं पे होगा, तो ये माइनस 0.2 लिख देते हैं और 0.4 है तो प्लस साइड होगा तो यहाँ पे कोई 0.4 लिख देते हैं। हमें इन दोनों के बिटवीन ये एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले माइनस 0.2 से 0 का फाइंड कर लेंगे और उसमें 0.4 का ऐड कर लेंगे, दोनों का ऐड कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो लिख देते हैं टेबल के हिसाब से जो लिखा था हमने, क्या लिखा वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे कि पहले माइनस 0.2 से लेकर 0 तक ढूंढ लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे क्या, 0 से लेके 0.4 तक। दोनों की वैल्यू जो थी हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दे रखी थी। माइनस 0.2 का जो वैल्यू है वो 0.0793 था और 0.4 का वैल्यू दे रखा था 0.1554। अगर हम दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.2347। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि मीन वेजेस 1000 वर्कर्स का है, तो हमें पूछा था नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए इतने, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पास आंसर आ जाएगा 234.7 वर्कर। 234.7 वर्कर तो होते नहीं, तो 235 वर्कर्स हो जाएंगे कि जिनकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी 69 से 72 के बीच में है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर जो था वो लिखा था कि भी लेस देन 69 लेस देन 69 बोला गया था। लेस देन 69 का मतलब होता है कि आपको जो है 69 से कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 69। नीचे की ओर क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, दैट इज इन्फिनेटिव। अगर इसकी हम यहाँ पे देखें किस तरह से बनेगा, बेल शेप अगर बनाने का ट्राई करें तो क्या होगा,
यहाँ पे 0 हो गया। अब इसकी अगर हम वैल्यू तो अभी हमने ढूंढ ली थी, इन्फिनेटिव लेस देन इक्वल टू z अगर 0.16 का देखा था तो -0.2 मिल गया था। तो -0.2 तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड -0.6 से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये पूरा पोर्शन। इन्फिनेटिव भी मेंशन किया गया है, तो ये इन्फिनेटिव टू 0.2, तो स्वाभाविक है पूरा है हमारे पास। तो पहले क्या करेंगे, 0 से लेके यहाँ इन्फिनेटिव तक पूरा तो हमें पता है, सो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इन्फिनेटिव लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, और उसमें से ये जो पोर्शन है वो माइनस करना है। सो माइनस कर लेंगे इतना, यानी इतना काट देना है। तो कितना काटना है, तो 0.2 से लेके 0 तक का, यहाँ पे 0 होता है मीन। ओके, तो इन्फिनेटिव टू 0 की वैल्यू तो हमारे पास है ही 0.5, और 0.2 की जो टेबल वैल्यू तो हमारे पास थी 0.0793, तो माइनस कर लेते हैं इसको, तो पता चल जाएगा यहाँ पे मिलेगा 0.4207। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 420.7, यानी कि अराउंड 421 वर्कर्स। ये ऐसे वर्कर्स है कि जिनकी सैलरी 69 रुपीज से कम है। ओके, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि भी मोर देन 72 कौन से हैं। 72 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे तो लेस देन की साइन ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि 72 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 72 लेस से ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू एक्स। इस साइड क्या है, तो इस साइड पता नहीं, ज़्यादा यानी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम फॉर्मेट बनाएंगे, अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम जो होगा वो करीबन ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे पता है 72 की तो हमने z वैल्यू फाइंड की थी, 0.4 आया था z इंटू इन्फिनेटिव। यहाँ पे सिर्फ z वैल्यू पुट करी जाती है, तो 0.4 प्लस में है तो यहाँ पे आएगा 0.4, और इन्फिनेटिव राइट हैंड साइड मेंशन है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये हमारा है पोर्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनेटिव का तक ढूंढ लेंगे, फिर उसमें से हमें ये 0 से 0.4 वाला है इतना काट लेंगे, तो ये आंसर जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कि करेंगे 0 से इन्फिनेटिव, उसमें से माइनस कर लेंगे 0 से 0.4। तो 0 से 0 पॉइंट इन्फिनेटिव हमारे पास पता है कितना था, 0.5, और इसकी वैल्यू 0.4 की जो क्वेश्चन में दे रखी थी 0.1554, तो माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा 0.3446, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 344.6 वर्कर्स, पॉइंट में तो वर्कर होते नहीं, तो इसको हम करेंगे 345 वर्कर्स। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सो हमने ट्राई किया है कि आपको पूरा समझ में आए। ओके, इसी तरह से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ गुड डे।